हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर से स्टूडेंट ऑफ आईटी कानपुर। हम क्लास 12th का सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का हमारा अभी तक का ये थर्ड लेक्चर शायद हो चुका है। ये हमारा लेक्चर 4 है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल का ये लेक्चर 4 है। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ये हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो पहले देखो ग्लूकोज का कैसा होता है स्ट्रक्चर, जो कि हम बता चुके हैं। अगर आपको याद है तो आप खुद बनाओ। कैसे इसको स्ट्रक्चर याद करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। याद है अगर तो खुद बनाओगे आप। हमने आपसे कहा था कि 6 कार्बन को ऐसे आप लगाओगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, ठीक है। तो सेकेंड कार्बन पे हुए, थर्ड कार्बन पे केवल चेंज होता है। राइट साइड की बात कर रहा हूँ, H लिखते हैं, बाकी फिर OH, लास्ट में तो CH2H और जस्ट अपोजिट HOH लगा देते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर बनाना आई थिंक आपको आ गया होगा, क्योंकि 3 लेक्चर इस चैप्टर के हो चुके हैं, ठीक। अब यहां से ये तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज का ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। क्या है ये हमारा ग्लूकोज का है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हुआ। इसका हम हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया था। हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको करना ये है, इस CHO को डबल बॉन्ड ऐसे O लिखो, यहाँ पे H लिखो, और ये जो ऑक्सीजन है फिफ्थ कार्बन वाला, फिफ्थ कार्बन का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता है। अगर अच्छे से देखोगे तो एक्चुअली में ऐसे OH है ना, इस तरीके से। तो ये ऐसे अटैक करता है फिफ्थ कार्बन का, ये टूट जाता है। फिर O- बना और फिर वो O- इस H को ले लेगा यहाँ वाला और OH बन जाएगा इस H को लेके। तो ये OH हो गया। अब हमारे पास ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। यहाँ पे एक H लगा हुआ है, जैसे वैसे ही रहने देंगे। सेकेंड पे यहाँ पे OH H OH और ये O के थ्रू इधर, एक बार इधर OH, ये तो जैसे है वैसे रहेगा। इधर से O लगा था तो ये H है और ये आपका CH2OH। तो एक बार तो हम राइट साइड OH लिखते हैं और एक बार हम लेफ्ट साइड OH लिखते हैं। तो इस साइड हम OH लिखेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है। क्या किया हमने ऐसा किया कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक किया, ये बॉय पाई बॉन्ड टूटा, O- बना, ये O- इस H को लिया, तो यहां से ये O के थ्रू डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा, तो हमने ऊपर दिखाया। अब यहाँ OH जो बना उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो कार्बन सेंटर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये OH राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। तो एक बार राइट में लिखा, दूसरी बार लेफ्ट में लिखा। और जब राइट में लिखते हैं तो इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ये सब रिकैप चल रहा। और जब लेफ्ट में लिखते हैं तो इसका होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो ये तो स्ट्रक्चर बनाना हो गया। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को जस्ट हावर्थ में कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है, इसको जो राइट साइड में है ये वाले पार्ट, इसको नीचे लिखना है, लेफ्ट वाले को ऊपर लिखना है। यहाँ पे ये राइट को नीचे लिखना है, इसको ऊपर लिखना है। तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं बना के। आप कोशिश करोगे कि आप खुद बनाओगे, ये आपके लिए रिवीजन चल रहा।
ठीक है, ये वाला एक स्ट्रक्चर। और दूसरा है हमारे पास, आप कोशिश करोगे आप खुद बनाने का। अच्छा, ये वाला OH हमने अभी नहीं लिखा है, तो ये भी लिख लो। ये राइट साइड OH हम ले रहे हैं, इधर हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है ये? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और यहां हम लेफ्ट साइड OH लिख रहे हैं। OH H OH H OH H, और इधर OH था तो यहाँ पे H, और ये आया आपका CH2H। ठीक है, अब देखो इन दोनों से मैंने आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखो कितने मेंबर रिंग बन रहा, तो हमारा ये जो रिंग बन रहा वो 1 2 3 4 5 6 मेंबर ऐसे रिंग बन रहा है। ये CH2H बाहर है, 1 2 3 4 5 कार्बन इसके, एक कार्बन ये 6 कार्बन का होता है तो एक छूट गया, और एक ऑक्सीजन इसके जगह पे आ गया। तो 6 मेंबर हम रिंग बनाएंगे। ठीक है, ठीक, इसका नंबरिंग कर देते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि CH2OH को ऊपर लिखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, राइट साइड में यहाँ पे OH है, इसका अगर नंबरिंग करोगे तो एक कार्बन ये था, 2 ये था, 3 ये था, 4 ये था, 5 ये था, फिफ्थ का ऑक्सीजन ने अटैक किया था ना, और ये 6 कार्बन था। तो फर्स्ट कार्बन पे आपका OH नीचे है, तो यहाँ पे OH को नीचे लिखो तो H ऊपर आएगा। सेकेंड पे भी OH नीचे आएगा तो H आपका ऊपर आ जाएगा। थर्ड कार्बन पे H नीचे आएगा तो यहाँ पे OH ऊपर आएगा। फोर्थ कार्बन पे OH नीचे आएगा तो यहाँ पे OH लिख लिया, और इधर H ऊपर तब चला जाएगा। 6 पे हमने कहा था CH2OH हमेशा, सॉरी 5th कार्बन पे हमेशा CH2OH ऊपर जाता है, H नीचे आता है। आगे जितने भी स्ट्रक्चर बनाओगे हमेशा ऐसा होगा कि CH2OH 5th कार्बन पे ऊपर ही जाएगा। तो ये क्या है, ये है अल्फा डी ग्लूको। अब ये तो अल्फा डी ग्लूकोज था, चूंकि ये स्ट्रक्चर पाइरेन से मिला हुआ है। पाइरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था उस दिन। ये क्या है, पाइरेन। क्या है, पाइरेन। तो इसलिए इसे हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, चूंकि इससे पाइरेन जैसा दिखता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके कारण हम बोलते हैं। इसको आप खुद बना के देखो कि इसका कैसे बनेगा। देखो फिर से 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा, तो हम फिर से 6 मेंबर बनाएंगे। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4 और ये 5, ऊपर हमारा 6 वाला जाएगा। तो ये मैं आपको बनाना बता चुका हूं। अब यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, फिर से कार्बन नंबर 1 पे जो राइट साइड है वो नीचे जाएगा। तो आपकी बार राइट साइड पे H है तो यहाँ पे H नीचे आएगा, OH ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे OH नीचे आएगा, H ऊपर जाएगा। यहाँ पे H, थर्ड कार्बन पे H नीचे आएगा, OH ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे OH। फिर हमारा फोर्थ कार्बन पे दिख रहा, OH नीचे आएगा और H ऊपर जाएगा। और फिर फिफ्थ कार्बन पे CH2OH हमेशा ऊपर जाता है, यहाँ पे H। आई थिंक आपको बनाना समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, क्योंकि अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये स्ट्रक्चर पक्का पूछा जाएगा, और अच्छे नंबर में, कम से कम 6 नंबर अगर आपका क्वेश्चन बनता है बड़े में तो 6 नंबर में ही आएगा,
क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के बारे में बहुत डिटेल में आपके बुक में दे रखा है, तो उसके कारण ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो कैसे बनता है, अगर बनाना नहीं आएगा, बनता कैसे है अगर ये नहीं पता, तो आप स्ट्रक्चर याद नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे कि इस कार्बन पे कौन ऊपर था। तो हम क्या करते हैं, सिंपल फिफ्थ कार्बन का जो OH होता है, ऑक्सीजन का अटैक कराते हैं ऊपर वाले CHO पे, O माइनस OH बनता है, एक बार OH राइट एक बार लेफ्ट। जब राइट लिखते हैं OH को तो अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज बनता है, और यदि हम लेफ्ट साइड लिखते हैं तो ये बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज। और ऐसे रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो इसे हम क्या देते हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, तो ये हमारा है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, चूंकि पाइरेन से वो भी है जैसा दिखता है, इसके कारण पाइरेनोज हम लगा लेते हैं। एक बार नोट करो अच्छे से, रफ पेपर पे आप बना बना के देखोगे कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। एक बार बनाने से नहीं आएगा, पर अगर आप बनाओगे तो आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। अब अल्फा और बीटा में डिफरेंस क्या है, तो केवल कार्बन नंबर 1 पे है, बाकी सब कुछ आप देखो सेम मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये तो सेम ही चल रहा है, जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी है, केवल इस सेंटर पे एक बार OH राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में लिखे, यहाँ पे राइट में लिखे, तो केवल और केवल कार्बन नंबर 1 पे चेंज हुआ है। और जब भी दो स्ट्रक्चर के बीच में कार्बन नंबर 1 पे, हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, जब कार्बन नंबर 1 पे चेंज होता है तब हम उसे एनोमर बोलते हैं। चूंकि वैसे अगर चेंज होता है, जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे हम कहते हैं डायस्टीरियोमर, बट पर्टिकुलर जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, वहां पे यदि कार्बन नंबर 1 पे कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा, OH ऊपर H नीचे या H ऊपर OH नीचे ऐसा कुछ हो रहा, तो हम एनोमर बोलते हैं। और कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी कार्बन पे चेंज हो रहा, क्या मैं कह रहा हूं, कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी पे चेंज हो रहा तो हम उसे एपीमर बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि कार्बन नंबर 1 पे चेंज हो रहा, इसलिए अल्फा एंड बीटा आर, ये लिख लिया आपने, देख लो। अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, अल्फा एंड, ये सब बता चुका हूं, फिर से आज बताया चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, बिकॉज configuration is changes at carbon number 1। ठीक है, अच्छा अगर आपका दिमाग ऐसा काम करे नहीं मैं नंबरिंग ही चेंज कर दूं तो ऐसा नहीं होता। कार्बन नंबर 1 हम वहीं से शुरू करते हैं जहां CHO, कार्बोनिल ग्रुप CHO लगा होता है, इसलिए हम कार्बन नंबर 1 यहां पे लिख रहे हैं आपके समझने के लिए। ठीक है, अच्छा ये एनोमर है, ये आपको याद रखना है। तो हमने कहाँ लिखा, हाँ एनोमर्स, इसको लिख लो, आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या होता है एनोमर्स एंड एपीमर, अगर कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना है, when configuration changes at only carbon 1, then they are called एनोमर्स।
ठीक है, अपने कॉपी में अच्छे से लिखो इसको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो तो वहां भी पूछा जाता है। क्या होता है, ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ लेता है, या दो के बीच में ऐसे दो स्ट्रक्चर दे के पूछ लेगा कि एनोमर है या एपीमर है। व्हेन, ये भी लिख लो आप, व्हेन कॉन्फ़िगरेशन changes at only one carbon which is other than carbon number 1, then they are called epimers. ठीक है, एक बार ये आप लिखो, फिर मैं दोनों का आपका एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, अब देखो, जैसे अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जैसे आपस में एनोमर्स हैं, वैसे ही दूसरा अगर चेंज करोगे तो एपीमर होंगे। जैसे देखो,
ठीक है बच्चों, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक, तो देखो अभी ये स्ट्रक्चर बनाने में हमें जो टाइम लगा, अब देखो कार्बन नंबर जब 1 पे चेंज हो रहा, हम ए और बी को देखो, ये कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर है, OH नीचे है, यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेकेंड पे H ऊपर, यहाँ पे थर्ड पे OH ऊपर, फोर्थ पे फिर से H ऊपर, CH2OH ऊपर, बाकी सब कुछ सेम है। A एंड B आर एनोमर्स। एनोमर्स तो कैसे एनोमर्स देखा जाता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम कार्बन नंबर 1 पे देख रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही अगर आप C और D को देखोगे तो C और D में देखो कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर है, OH नीचे है। कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर है, OH नीचे है। कार्बन नंबर 2 पे भी H ऊपर है, OH नीचे है। बट कार्बन नंबर 2 पे आपका यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे है। तो इसको भी ना मैं उसी कलर में दिखा देता हूं ताकि आपको ऐसे साफ साफ दिखेगा। देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है। अब देखो कार्बन नंबर 2 पे बस चेंज है, यहाँ पे HOH है, बाकी फिर से 3 पे OH ऊपर है, 3 पे OH ऊपर है, 4 पे H ऊपर है, 4 पे फिर से H ऊपर है, और 5 पे CH2OH। तो बाकी सब कुछ सेम है, केवल कार्बन नंबर 2 पे चेंज है। तो जब कार्बन नंबर 2 पे चेंज है, 1 को छोड़ के किसी पे भी हो सकता है, 2 3 4 5, बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दे आर एपीमर्स। क्या कहेंगे? C एंड D आर एपीमर्स। तो आई थिंक आपका अगर कंफ्यूजन कभी होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो अब दूर हो गया होगा कि एनोमर एंड एपीमर में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये आप नोट करो जल्दी से। अच्छा, याद रखना है पीछे वाले में अगर आपको बोला जाए, ठीक है, ये नोट डाल यहीं पे, यहां पे नोट डाल के लिख लो, एनोमर्स एंड एपीमर्स, एनोमर्स आर डायास्टेरियोमर। ठीक है, तो जो एनोमर होता है वो आपस में डायास्टेरियोमर होते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे ये जो एनोमर है ना, ये और ये, तो ये एक दूसरे के डायास्टेरियोमर है, वैसे ही ये भी एक दूसरे के डायास्टेरियोमर है, ठीक है। तो ये भी यहां पे लिख लो आप, एपीमर्स आर ऑल्सो डायास्टेरियोमर्स। ठीक है। तो एनोमर एंड एपीमर तो है, वो तो एक स्पेसिफिक उनका हम देख रहे हैं कि इनको क्या बोला जा सकता है कार्बोहाइड्रेट में, बट पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखा जाए कि डिफाइन करने के लिए तो ये आपस में डायस्टेरियोमर होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में अब किस फॉर्म में पाए जाते हैं, जो नेचुरली हमें मिलता है वो ग्लूकोज किस फॉर्म में मिलता है, इसको डिस्कस करना है, ठीक। यहीं से बच्चों ना एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है म्यूटा रोटेशन का। तो जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा एंड बीटा दोनों फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल अगर उनको मिल जाता है, जैसे लेट सपोज तुम्हारे पास एकदम प्योर अल्फा एनोमर है और एक प्योर बीटा एनोमर है, तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल अगर उनको मिलेगा, अगर उनके मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं, वो तुरंत एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में। ऐसा नहीं है कि पूरा कन्वर्ट हो जाता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तब तक जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। तो याद रखना है कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है? Establishment of equilibrium. Establishment of equilibrium between alpha and beta anomers
ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा जो आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, इसी को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो ये आप लिख लोगे, ये सब टर्म्स है, आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। अल्फा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है, बीटा अल्फा एनोमर, और ये बीटा एनोमर। ठीक है, ये कब होगा? जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। तो जब भी H2O ऐसा होता कैसे है, तो देखो ये जो हमने स्ट्रक्चर, इसे पहले लिख लेना, ये जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ा ना, ये वाला, तो ये अल्फा बीटा ग्लूकोज ही था। तो होता ये है कि जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ये रिंग दोबारा ओपन होता है, और ये जो रिंग दोबारा ओपन होता है तो ये CHO बनता है, और ये फिर से जब CHO बन गया तो ये रिंग फिर से जब ओपन होता है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, तो ये रिंग ओपन होता है, और रिंग ओपन होने के बाद ये जो ऑक्सीजन है वो फिर से CHO बनता है, और जब फिर से CHO बना तो फिर अटैक होगा। ये पीछे वाला स्लाइड याद है ना, ये वाली स्लाइड जहाँ पे ये OH जाके CHO पे अटैक करता है, ये तो ये जब अगर रिंग इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, ये रिंग ओपन होगा, फिर से CHO बनेगा, और फिर से अगर CHO बन गया और फिर अटैक हुआ तो फिर से पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि OH राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर से आपको दोनों मिलेगा, अल्फा बीटा। तो यही होता है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो याद रखना है कि जब भी कोई एक लोगे और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, वो तुरंत इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होके, और दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, क्या 50-50% बनता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दोनों का जो नेचुरली अकरिंग है वो शायद 60-40 के आसपास का है। तो अभी मैं डेटा देख के आपको बता दूंगा कि वो कितना है, तो उतने परसेंट में मिलता है। ठीक, तो ये आपका डेटा होता है, ये याद रखना, अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज का नेचुरली अल्फा डी ग्लूकोज जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 36% के आसपास होता है जो आपको मिलता है, एंड बीटा डी जो ग्लूकोज होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना बचा, 64, तो 64%। ये कब होगा ऐसा? तो जब मैंने आपको बताया ना कि जब अगर मान लो आप प्योर लेते हो, तो ये जब आपस में एक दूसरे के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं, तो ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, उस समय पे आपका जो अल्फा होगा वो 36% और ये जो होगा वो 64%। ऐसे इक्विलिब्रियम में आते हैं अगर आप प्योर लेते हो तो। ठीक, तो जब भी अगर कोई एक लेते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। यहां पे मैंने लिखा है या नहीं? यहां पे लिख लो आप, इट विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, तो जब भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा उस समय पे आपका अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होने लगेगा, आपका फुल्ली प्योर नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये भी आप इसमें ऐड कर लोगे। अब जितना भी था हमारा ग्लूकोज के बारे में, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से लेके कितने कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। आगे वाली स्लाइड में अब हम चलेंगे, ये भी आप लिख लेना। ठीक है, हम चलने वाले हैं अब फ्रुक्टोज के ऊपर। फ्रुक्टोज, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6। ठीक है, बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कैसा स्ट्रक्चर इनका दिखता है? जो
ग्लूकोज होता है वो एल्डोज होता है। एल्डोज मतलब कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि जो आपका फ्रुक्टोज होता है वो कीटोज होता है। क्या होता है? कीटोज। कीटोज का क्या मतलब है? कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखो, इसका होता है CH2OH और यहां पे फिर से एक कार्बन C डबल बॉन्ड O, और बाकी इधर जो बचे नीचे वाले कार्बन, इनका कन्फिग्रेशन सेम होता है। लास्ट थर्ड कार्बन पे H आया था ना, एकदम वैसे ही H OH OH और इधर CH2OH और यहाँ पे इधर H H OH। तो देखो, जैसे ग्लूकोज में इतना जो पार्ट था वो एकदम सेम है जैसे कि फ्रुक्टोज में है, बस इस कार्बन पे चेंज, यहाँ पे इधर OH था, इधर H था और यहाँ CHO था, वो चेंज हुआ है। तो कार्बन नंबर 1 और 2 पे चेंज करोगे तो आपका ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में पहुंच जाओगे या फ्रुक्टोज से ग्लूकोज में पहुंच जाओगे। तो ये याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। नंबरिंग करते समय ध्यान रखना है कि हम नंबरिंग किधर से कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर अपने से आप बनाते चलोगे, जितनी बार बनाओगे तभी याद होगा, नहीं तो अलग से आपको स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाएगा। तो ये आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हुआ। इनके क्या क्या स्ट्रक्चर पता करने के रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमने ग्लूकोज वाले में देखा था कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसमें कौन सा कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो जैसे हमने एल्डिहाइड में देखा था, जस्ट वैसे ही रिएक्शन इनका भी होता है। जैसे अगर आप HCN से रिएक्शन कराते हो, KCN से रिएक्शन कराते हो, या हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराते हो, वो सब रिएक्शंस ये भी देते हैं, ठीक। या कीटो ग्रुप वाला जो रिएक्शन होता है, जैसे एल्डिहाइड, जैसे हमने एक रिएक्शन किया था ना जिससे पता चला था कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है ये पता नहीं चला था, उसके लिए हमने ब्रोमीन वाटर किया था। बट उसके पहले जो हमने रिएक्शन किया था हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ या HCN के साथ, वो ये बता रहे थे कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन जो ग्लूकोज दिया था वो फ्रुक्टोज भी देगा, ठीक है। जैसे हमने ग्लूकोज में देखा था बच्चों एक चीज, कि ग्लूकोज में जब हम अल्फा डी ग्लूकोज लिख रहे थे या बीटा डी ग्लूकोज लिख रहे थे, वहाँ पे हमने पॉजिटिव दिखाना चाहिए था, जो हमने अभी नहीं दिखाया है। शुरू के स्ट्रक्चर में हमने दिखाया था। पॉजिटिव का मतलब होता है जो रोटेशन होगा वो आपका क्लॉकवाइज होगा जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाएगा। बट हम शायद फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है, और जो सुक्रोज होता है वो चूंकि राइट में रोटेट करता है, पॉजिटिव होता है, और जो फ्रुक्टोज होता है वो आपका लेफ्ट में रोटेट करता है। ग्लूकोज भी राइट में रोटेट करता है, बट जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो वो इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे मिलता है वो सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। तो ये याद रखना है कि ये आपका D- होता है फ्रुक्टोज। डी क्यों आ रहा? कैपिटल डी बता रहा इस OH को कि जो 5th कार्बन पे OH है वो राइट साइड में है। माइनस बता रहा कि ये लीवो रोटेटरी है। क्या है? लीवो रोटेटरी। जब प्लस होता है तो डेक्स्टो रोटेटरी होता है, ठीक है। अच्छा, और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कार्बोनिल से पता चल रहा। बाकी जितने जो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं सेम वही हैं, तो वो हम दोबारा यहाँ पे नहीं करेंगे। हम सीधे स्ट्रक्चर जो हावर्थ स्ट्रक्चर होता है उसका डिटर्मिनेशन पे चलेंगे। जैसे ये वाला पीछे हमारा ये क्या था, ये क्या था? हावर्थ स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख लेना, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर आपको पता है, पहले से आपने बना रखा है, क्योंकि इसके पहले वाले में भी मैं बता चुका हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, नया नहीं है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी को हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हावर्थ स्ट्रक्चर है। अब ये हावर्थ स्ट्रक्चर आपका फ्रुक्टोज का कैसे बनता है हम वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे बनेगा, तो सेम जैसे यहां पे बना था ना, फिर से आप स्ट्रक्चर बनाओगे। आप C डबल बॉन्ड O, इधर ये आपका CH2OH, यहां पे H OH OH, ये आपका CH2OH, इधर H OH, ये फ्रुक्टोज हो गया।
अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को इस कार्बोनिल पे अटैक करेंगे। समझ में आ रहा? फिर से देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 वाले कार्बन पे जो OH लगा था उसी का अटैक हमने ग्लूकोज के भी केस में कराया था, तो यहां भी वही कराएंगे। 5th वाले पे जो OH लगा है फिर से वहीं से हम अटैक कराएंगे, चूंकि वहां पे पहले यहां फर्स्ट कार्बन पे CHO था तो अटैक हुआ था, अभी सेकेंड कार्बन पे जो कार्बोनिल है उस पे अटैक होगा। ठीक, तो उस बार कितने मेंबर रिंग बना था अगर आपको याद है तो 6 मेंबर बना था। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन भी ऐड हो रहा था। यहां पे ये वाला कार्बन निकल गया, इधर से ये निकल गया, तो 2 कार्बन निकल गए, 4 यहां से अभी आपके कार्बन है और 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 मेंबर रिंग बनेगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो C और ये ऑक्सीजन इधर हमने जोड़ दिया, यहां पे CH2OH, ये H है, यहां पे OH लगा है, यहां पे H लगा है, यहां पे OH है, ये अपने से बनाओगे। अब देखो यहां पे भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक बार O-OH राइट साइड में लिखो, एक बार OH लेफ्ट। क्यों? क्योंकि फिर से ये sp2 सेंटर है, ये क्या है, ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइड है और sp2 हाइब्रिडाइड है, प्लेनर है, और प्लेनर है तो एक बार जो OH आएगा, क्योंकि sp3 में जा रहा है ना, ये जब कार्बन होगा वो sp3 में हो जाएगा, जब यहाँ पे OH बनेगा तो sp2 से sp3 जाएगा, तो एक बार ऐसा हो सकता है कि राइट में जाए, एक बार हो सकता है लेफ्ट में जाए, तो मैं पहले इधर राइट में लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा H नहीं है, इसके साथ यहां CH2OH होगा, तो इसे हमें क्या लिखना है, इसके साथ हमें लिखना है CH2OH। अच्छा दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप अपने से बनाने की कोशिश करो। देखो अभी आपको समझ में आ रहा हमने क्या किया है, हमने ये किया कि एक बार CH2OH इधर लेफ्ट, हम केवल OH देखते हैं तो यहां भी हम OH देखेंगे, एक बार सेकेंड कार्बन पे, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकेंड कार्बन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहां पे भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये H की जगह पे यहाँ पे OH लिखना है, गलती से हमने H लिख दिया है। आप भी अगर लिख रहे हो सोचो सर क्या कर रहे हो, देखो हम क्या कर रहे हैं कि CH2OH एक बार OH सेकेंड कार्बन, ये तो सेकेंड फर्स्ट कार्बन CH2OH उसके साथ है, सेकेंड कार्बन पे एक बार OH को राइट साइड लिखा, एक बार OH को लेफ्ट साइड लिखा, इससे हमें 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। और फिर से अब हमसे पूछा जाए लेट्स सपोज कि ये क्या है आपस में, एक बार ये स्ट्रक्चर दूसरा ये स्ट्रक्चर, अब इन दोनों स्ट्रक्चर को फिर से बनाएंगे। तो देखो ये कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर, हम यहीं पे बना लेते हैं ताकि हमें दोबारा ना बनाना पड़े। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग अब की बार हमें बनाना है। तो देखो अभी सही है, अभी जब आप बनाने लगोगे, बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा कि इसे कैसे बनाऊं कि अच्छा सा बन जाए। ऐसे ही यहां पे बनाएंगे। ठीक है, 5 मेंबर ये भी बन गया। फिर से एकदम जैसे फर्स्ट वाले में किया था एकदम वैसे ही करना है, राइट साइड को नीचे लिखना है, लेफ्ट को ऊपर लिखना है। नंबरिंग आगे कर लो, यहां से सेकेंड कार्बन ये है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, और 6 कार्बन तो हमेशा ऊपर जाता है। यहाँ पे भी ये सेकेंड है, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो हमेशा CH2OH आएगा, ये थर्ड यहाँ पे, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और 6 ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो पुट करना है, कैसे कैसे करेंगे। सेकेंड कार्बन पे OH को नीचे लिखना है, ये सेकेंड, फर्स्ट हमने क्यों नहीं दिखाया क्योंकि CH2OH वाला फर्स्ट कार्बन था, तो OH को नीचे लिखना है।
राइट साइड में OH नीचे आएगा, फिर तीसरे कार्बन पे H नीचे आएगा। अच्छा, यहां पे जब राइट साइड में यहां पे OH नीचे आएगा तो ये CH2OH यहां पे ऊपर है, CH2OH। अभी समझ में आ रहा? थर्ड कार्बन पे H नीचे है, OH ऊपर है। फोर्थ कार्बन पे OH नीचे आएगा, राइट साइड में जो लिखे हैं उनको हमेशा नीचे लिखना है। तो फोर्थ कार्बन पे OH नीचे गया, H ऊपर गया। फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा? फिफ्थ कार्बन पे मैंने आपको क्या कहा है कि CH2OH हमेशा ऊपर जाता है, तो यहां पे CH2OH और इधर H। ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो क्या होगा इस वाले स्ट्रक्चर में। CH2OH चूंकि सेकेंड कार्बन पे लगा है तो सेकेंड कार्बन पे ही लगाएंगे। अब की बार राइट साइड में CH2OH है तो नीचे आएगा, ये आया आपका CH2OH और उसके साथ OH आपका ऊपर है। फिर थर्ड कार्बन पे H राइट है तो H नीचे आएगा और OH ऊपर जाएगा। फोर्थ कार्बन पे OH फिर से नीचे आएगा और H ऊपर तब जाएगा। और फिफ्थ कार्बन पे CH2OH और H में हमेशा CH2OH को ऊपर लिखना है, H नीचे। ऊपर नीचे का मतलब सोचते हो ना, जो ये लाइन खींचो, इसमें मैं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो 5 मेंबर रिंग है वो एक प्लेन में ऐसे और ऐसे लाइन से, तो एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बात कर रहा हूं। ठीक, तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए आपके फिर से फ्रुक्टोज के, और ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो जब OH एक साइड बार राइट में है, एक बार लेफ्ट में, जल्दी से बनाओ इसे। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं ना, इन दोनों स्ट्रक्चर का क्या नाम है? तो देखो, मैंने आपको पीछे वाले स्ट्रक्चर में भी बताया था कि जब भी OH राइट में लिखते हो तो उसे अल्फा बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अल्फा। इसका क्या नाम है? अल्फा डी। OH फिफ्थ कार्बन वाला राइट में था ना, वो तो पीछे से ही चला आ रहा। पहले डी फ्रुक्टोज था, अब अल्फा डी। अब फ्रुक्टो या अगर पॉजिटिव निगेटिव भी दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो कि ये निगेटिव। अब फ्रुक्टोज, जैसे वहां ग्लूकोपाइरेनोज था, ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान जैसा है। देखो यहां पे, इसका क्या नाम है? इसका नाम है फ्यूरान। और यहां फ्यूरान से इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर कह सकते हो, 5 मेंबर ये भी 5 मेंबर वो भी, तो उसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। तो ऐसा हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरोनोज। समझ में आ रहा है कि हम कैसे लिख रहे हैं? अल्फा OH राइट में है, इसके कारण लिखा। डी फ्रुक्टोज पहले से आ रहा था, माइनस पहले से आ रहा था, ये भी इसमें था ना, डी माइनस फ्रुक्टोज। क्या क्या चेंजेस हुए यहां पे? चेंजेस कैसे हुए हैं? तो यहां पे फ्रुक्टो फ्यूरेनोज हुआ है, इसके पहले अल्फा लगा है, दूसरे वाले में जस्ट बीटा लग जाएगा आपका। यहां पे क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका बीटा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। ठीक है, अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज और वो हो जाएगा बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। इस तरीके से इन दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किया जाता है। इन दोनों का आप नोट करो जल्दी से। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये जो अल्फा एंड बीटा है ये आपस में फिर से एनोमर है। तो यहां याद रखोगे फिर से, यहां पे अल्फा, अब आप सोच सकते हो अभी जो आपके कंफ्यूजन आ रहा है अभी मैं बताऊंगा। अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टोज, अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टोज आर एनोमर्स of each other।
ये नोट डाल के आप लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने कहा था कि कार्बन नंबर 1 पे चेंज होना चाहिए, यहां तो कार्बन नंबर 2 पे चेंज हुआ है। अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है वो कार्बन नंबर 1 पे है, वहां पे कार्बन नंबर 2 पे होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा कि कार्बन नंबर 1 के बजाय कार्बन नंबर 2 हो गया? तो ऐसा है बच्चों कि जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कार्बोनिल पे अटैक होता है वो जस्ट कार्बन नंबर 1 पे होता है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो आप याद रखने के लिए ऐसा सोच सकते हो कि जब हम कार्बन नंबर 1 की बात करेंगे तो हम ऐसा बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, जस्ट उस पे चेंजेज हो रहे हो। तो पीछे वाले में ना ऐसा कर सकते हो ना कि यहाँ पे ये जो आपने लिखा था ना कि किसको हम बोलते हैं व्हेन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एट ओनली 1 कार्बन, उसको आप चेंज कर लो एडजेसेंट टू ऑक्सीजन कर लो, एडजेसेंट टू ऑक्सीजन, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। देन दे आर कॉल्ड एनोमर्स एंड व्हेन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एट ओनली 1 कार्बन विच इज अदर देन adjacent to ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब एडजेसेंट टू ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे, जैसे जहां यहां पे जो हमने दिया था ना एग्जांपल, देखो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसके अलावा दूसरे वाले पे चेंज हो रहा, तब हम कह रहे हैं कि ये एपीमर है। तो जब भी एडजेसेंट वाले कार्बन पे चेंज नहीं होगा, उसके अलावा किसी कार्बन पे आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तब हम कहेंगे कि ये एपीमर है। और जस्ट जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उससे जो कार्बन जुड़ा है, अगर उस कार्बन पे चेंज होगा तो हम कहेंगे कि ये एनोमर्स, ठीक है। तो इसे आप चेंज कर लोगे, लिखो। तो ये हावर्थ स्ट्रक्चर है, यहां फिर से लिख लो आप, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ये क्या है? फ्रुक्टोज, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। कौन कौन से? ये और ये। कभी आपको अगर आए हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो केवल ये बना के नहीं छोड़ना है, ये हावर्थ स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हावर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हम स्ट्रक्चर बना लिए फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज का। इसके बाद आपका जो ये मोनोसैकेराइड था, ये पार्ट खत्म होता है। तो ये आप रिवाइज करके आओगे, कोशिश करोगे, क्योंकि जब पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे या डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर से ये जो मोनोसैकेराइड हैं, इनके जो स्ट्रक्चर हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, बीटा डी फ्रुक्टोज के, जैसे आपका सुक्रोज होता है वो डाइसैकेराइड है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज को मिक्स करके बना होता है। तो जब उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से दोनों मिलेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए किसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर हम वहाँ पे बताएंगे कि कैसे वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक। ये वाला लेक्चर जो है हम यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।